प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम अलंकार के अंतर्गत शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। अनुप्रास यह प्रथम शब्दालंकार है। शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार अनुप्रास का अर्थ है एक समान वर्णों का बार बार प्रकर्ष रूप से न्यास या रखना, अर्थात एक समान वर्णों का पूर्वक बार बार रखना ही अनुप्रास अलंकार है। यानी शब्दों की वर्णों की बार बार जो आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यह इसका लक्षण है। अनुप्रास के इस लक्षण में शब्द साम्य का अर्थ व्यंजन मात्र सादृश्य है। यहाँ शब्द का अर्थ प्रतिपादन न होकर व्यंजन ध्वनि मात्र है। अनुप्रास के लिए व्यंजन ध्वनि मात्र की समानता अपेक्षित है, भले ही स्वरों में विषमता हो। कावेरी वारी वावनः पवनः में स्वरों की विषमता होने पर भी व र प व न व्यंजन वर्णों में अनुप्रास है। अनुप्रास के लिए रसानुगुण वर्णों की अपेक्षा रहती है। रसानुगुण का अर्थ है कि रस के अनुकूल ही वर्णों का प्रयोग हो। जैसे शांत, करुण, श्रृंगार रसों के लिए मधुर कोमल व्यंजन ध्वनियाँ होनी चाहिए। रौद्र वीर विभत्स रसों के लिए श्रवण कटु उद्धत कठोर ध्वनियाँ होनी चाहिए। इस प्रकार रसानुगुण व्यंजन ध्वनि मात्र का साम्य होने पर अनुप्रास होता है। वर्णगत इस अनुप्रास के दो मुख्य भेद होते हैं। वृत्तीय अनुप्रास, छेका अनुप्रास, जहाँ संपूर्ण पद की आवृत्ति होती है वह शब्दगत अनुप्रास कहलाता है। इसी को लाटानुप्रास कहा गया है। काव्य दीपिकाकार ने केवल वर्णगत अनुप्रास का लता, कुंजम इत्यादि उदाहरण दिया है। शेष भेदों को छोड़ दिया गया है, पर इनको भी समझ लेना चाहिए। जहाँ अनेक वर्णों में अनेक बार आवृत्ति रूप साम्य होता है वहाँ छेका अनुप्रास, और जहाँ एक वर्ण का या अनेक वर्णों का अनेकों बार साम्य होता है वहाँ वृत्तीय अनुप्रास होता है। जहाँ शब्दगत अनुप्रास होता है, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ में अभेद रहने पर भी अन्वय मात्र से अर्थ भेद रहता है, वहाँ लाटानुप्रास होता है। यमक यह दूसरा प्रमुख शब्दालंकार है। यह सबसे पुराना शब्दालंकार है। भरत मुनि ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। आचार्य दंडी ने इसके कई भेदों का उल्लेख किया है। वस्तुतः यमक का साम्य रहता है, पर यमक में समस्त पद की व्यंजना तथा स्वर ध्वनि दोनों का एक साथ साम्य रहता है। अनुप्रास में व्यंजन ध्वनियों की आवृत्ति होने के कारण अर्थ तत्व का वहाँ प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने के कारण वे ध्वनियाँ निरर्थक ही रहती है। पर यमक में पद की आवृत्ति होने के कारण अर्थ तत्व विद्यमान रहता है। यमक में स्वर व्यंजन समूह की आवृत्ति होती है, अतः यमक के दोनों पद या तो सार्थक होते हैं या निरर्थक, अथवा एक सार्थक और दूसरा निरर्थक। यमक का अर्थ है युग्म यानी जोड़ा, अतः यमक में एक समान स्वर व्यंजन संघात वाले पद की केवल एक बार ही आवृत्ति होती है, अर्थात यमक के पदों का केवल 2 बार प्रयोग किया जाता है, 3-5 बार कदापि नहीं। विषम संख्या में युग्म नहीं बन सकता। यमक के लिए यह भी आवश्यक है कि आवृत्त होने वाले पदों को उसी क्रम से रखा जाए। अतएव सरो रसः या दमो मोदः इस भिन्न रूप से क्रम से रखे हुए पदों में यमक अलंकार नहीं होगा, जैसा कि इसका लक्षण है। सत्यर्थे पृथग अर्थायः स्वर व्यंजन सहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। दीपिकेकार द्वारा किए गए नव पलाश पलाश वनम इत्यादि उदाहरण में पलाश पलाश, पराग पराग, लतांत लतांत, रबीसु रमीसु, रभीसु रभीसु, इन सभी युग्मों में इसी क्रम में प्रथम पद सार्थक एवं द्वितीय पद परागत का एक अंश होने के कारण निरर्थक है। तृतीय युग्म में प्रथम लतांत निरर्थक तथा द्वितीय सार्थक है। चतुर्थ युग्म के दोनों पद निरर्थक है। श्लेष यह अलंकार उभयालंकार अर्थात शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही होता है। शब्द श्लेष में यदि श्लिष्ट पद के स्थान पर कोई उसका अन्य पर्यायवाची शब्द रख दिया जावे तो श्लेष अलंकार नहीं होता है, पर
अर्थश्लेष में श्लिष्ट पद को परिवर्तित कर देने पर भी अलंकारत्व बना रहता है। श्लेष शब्द श्लिष्ट धातु से घय प्रत्यांत है, अतः इसका अर्थ है दो भिन्न वस्तुओं का एक में चिपका रहना। आचार्य मम्मट ने शब्द श्लेष के दो भेद किए हैं, सभंग श्लेष और अभंग श्लेष। अभंग श्लेष में संपूर्ण पद के दो अर्थ होते हैं, पर सभंग श्लेष में शब्द को दो भागों में तोड़कर उसके भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। अलंकार सर्वस्कार ने यद्यपि अभंग श्लेष को अर्थश्लेष और सभंग श्लेष को शब्द श्लेष माना है, तथापि आचार्य मम्मट ने उनके मत का खंडन कर दोनों को ही शब्द श्लेष का भेद माना है। उनका कथन है कि शब्दालंकार और अर्थालंकार का मुख्य भेदक अन्वय व्यतिरेक है, वहीं अन्वय व्यतिरेक शब्द गुण व अर्थ गुण तथा शब्द दोष व अर्थ दोष का भी भेदक है। अर्थात यदि किसी शब्द विशेष के होने पर ही किसी गुण दोष अलंकार की सत्ता रहती हो और उस शब्द को बदलकर उसके स्थान पर उसी के समानार्थक दूसरे शब्द को रख देने पर उस गुण दोष अलंकार की सत्ता न रहे, तो यह मानना होगा कि वह गुण दोष और अलंकार केवल उस शब्द के पर आश्रित है, अतः उसे शब्दनिष्ठ ही मानना चाहिए। और जहाँ किसी शब्द विशेष को हटाकर उसके स्थान पर उसी के समानार्थक दूसरे शब्द को रख देने पर गुण दोष या अलंकार की स्थिति बनी रहे, तो उसे अर्थनिष्ठ ही मानना चाहिए। इस अन्वय व्यतिरेक की कसौटी पर कसने से यह स्पष्ट हो जाता है कि शब्द परिवृत्य से होने से अभंग श्लेष भी शब्दालंकार ही है, अर्थालंकार नहीं। इस प्रकार आचार्य मम्मट ने सभंग श्लेष अभंग श्लेष दोनों को ही शब्दालंकार माना है और श्लेष अलंकार के ये दो भेद स्वीकार किए हैं, जिसमें वस्तुतः श्लेष अलंकार को शब्दालंकार माना जाए या अर्थालंकार। इस संबंध में आलंकारिकों के तीन मत है। एक है अन्वय व्यतिरेक के आधार पर आचार्य मम्मट सभंग श्लेष और अभंग श्लेष दोनों को ही शब्दालंकार मानते हैं, वे श्लेष को अर्थालंकार नहीं मानते, जहाँ उसमें शब्द परिवृत्ति सहतत्व पाया जाता है। रुय्यक आदि आलंकारिक सभंग श्लेष को शब्दालंकार और अभंग श्लेष को अर्थालंकार मानते हैं। तीसरा मत है अप्पय दीक्षित आदि कुछ आलंकारिक सभंग और अभंग दोनों को ही अर्थालंकार मानते हैं। शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों ही मानकर दोनों के पृथक पृथक लक्षण और उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य शब्दालंकारों का उल्लेख पारस्परिक अंतर को भी देखा जा सकता है।